अमेरिका में चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। आज अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ गई। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हो गए और बाइडेन की जीत का विरोध करने लगे। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। CNN की खबर के मुताबिक संसद के अंदर गोली भी चली, जिससे एक महिला घायल हो गई। खबर है कि बाद में अस्पताल में उस महिला की मौत हो गई। तो संसद के बाहर सत्ता का संग्राम जारी है। ट्रंप को अभी तक हार कबूल नहीं है और ये संसद के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ट्रंप के समर्थक अंदर तक पहुंच गए और उससे पहले बाहर उन्होंने बवाल काटा। इसके बाद संसद की कार्रवाई को रोकना पड़ा और नौबत यहां तक आ गई कि फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। इस बीच ट्रंप ने भी शांति की अपील की है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं कैपिटल हिल से। जिस तरह से ट्रंप के समर्थक वहां पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने बवाल काटा, तो इससे कहीं न कहीं तमाम अमेरिका के जो लोग, जो बाइडेन की बात करें या तमाम दूसरे पक्ष के नेता जो है वो हैरान है। खुद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने थोड़ी देर पहले कहा कि वो नतीजों को पलट नहीं सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के साथ न्याय नहीं होगा फिर अगर ऐसा वो करते हैं तो। क्योंकि जो अंतिम सत्यापित करने की प्रक्रिया होती है जसप्रीत, वो चल रही थी और उस दौरान ये पूरा हंगामा कटा। लेकिन अब वहां के अधिकारियों ने ये साफ कर दिया कि कैपिटल हिल में स्थिति जो है कंट्रोल में है और अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस बात की कोई भी अब संभावना नहीं है कि ट्रंप जो चुनाव हारे हैं पॉपुलर वोट से, उसको पलटा जाएगा। ट्रंप ने थोड़ी देर पहले उन तमाम भीड़ से और अपने समर्थकों से अपील की है कि इस तरह की घटना को अंजाम न दे, शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हालांकि बार बार वो दोहरा रहे हैं कि जिस तरह का चुनाव हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है। जो बाइडेन ने थोड़ी देर पहले अपील किया था, 3 से 4 घंटे पहले ट्रंप से अपील की थी कि वो जाके लोगों से अपील करे कि उनके समर्थक कंट्रोल में रहे। और अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन ने एक बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अच्छाई के लिए अच्छाई को बढ़ावा दे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत नाजुक एक व्यवस्था है और अगर इसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात साफ है जसप्रीत की, जो हिंसा हो रही थी उसको काबू में कर लिया गया वहां के अधिकारियों की तरफ से। कर लिया गया है। नीरज, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल संसद के बाहर सत्ता का संग्राम जारी है। वॉशिंगटन डीसी से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ट्रंप के समर्थक संसद भवन के बाहर पहले इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जो बाइडेन के नाम पर आखिरी मोहर लगनी बाकी थी। उसके बाद संसद के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ता है। इस बीच जो बाइडेन ने भी अपील की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति की अपील की है। और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो नतीजों को पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की हार हुई थी, लेकिन ट्रंप अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों के इस विरोध को विद्रोह करार देते हुए कहा कि अब ये खत्म होना चाहिए। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now. अमेरिका में सत्ता की जंग चुनाव के 2 महीने बाद भी थमती नहीं दिख रही। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जीत और हार भी तय हो चुकी है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अपने नेता की हार मानने को तैयार नहीं हैं। वहां की संसद में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों और जो बाइडेन की जीत पर अंतिम मोहर लगनी भर बाकी है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वहां की संसद के बाहर जमा हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। उन्होंने चुनाव के नतीजों में धांधली का राग अलापते हुए उसे रद्द करने की अपनी मांग फिर दोहराई। हाथों में ट्रंप के समर्थन वाले बैनर और तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के कैंपस में घुस गए और वहां बने कई स्मारकों पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में झंडे लहराने लगे। हंगामा बढ़ता देख ट्रंप को खुद अपने समर्थकों से शांति की अपील करने के लिए सामने आना पड़ा। We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई।
विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए संसद और उसके आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पूरी घटना को जो बाइडेन ने विद्रोह करार दिया और इसे जल्द रोकने की अपील की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा ट्रंप के कई ट्वीट को भी ट्विटर की तरफ से हटा दिया गया। बताया गया कि उनका ट्वीट भड़काऊ था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। दरअसल अमेरिका में चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। आज अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ी। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हुए, बाइडेन की जीत का विरोध किया। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। CNN की खबर के मुताबिक संसद के अंदर गोली भी चली, जिसमें एक महिला घायल हो गई। खबर है कि बाद में अस्पताल में उस महिला की मौत हो गई। तो 5 अलग-अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से अमेरिकी संसद में बवाल होता है, ये पूरी दुनिया ने देखा, और जो तस्वीरें अमेरिकी संसद से सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस बीच जो बाइडेन, जो कि वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है वो अमेरिकी लोगों के हित में नहीं है, और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। राजस्थान में बर्ड फ्लू की आशंका से डरे लोग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच एक सरकारी स्कूल में 9 पक्षी मरे मिले, जिनके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। MP के बड़वानी में बर्ड फ्लू की खबरों के बीच सड़क किनारे सैकड़ों मुर्गियां मरी मिलने से हड़कंप मच गया, जिनके नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। हरियाणा के पंचकुला में भी कई मरे हुए पक्षियों के मिलने के बाद उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। बकाया सैलरी को लेकर आज दिल्ली के तीनों निगमों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच MCD कर्मचारी उपराज्यपाल के निवास तक मार्च भी निकालेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज JEE एडवांस 2021 की तारीख और IIT में दाखिले से जुड़े मापदंडों की घोषणा करेंगे। पंजाब में 9 महीनों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद आज से 12वीं तक के सभी स्कूल फिर से खुल रहे हैं। पीएम मोदी देश में मालगाड़ियों के लिए बन रही खास रेलवे लाइन के एक हिस्से का आज उद्घाटन करेंगे। ये रेलवे लाइन हरियाणा से राजस्थान के बीच 306 किलोमीटर लंबी होगी। इस बीच पीएम मोदी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी मालगाड़ी होगी जिस पर एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर भेजे जाएंगे। रेलवे के मुताबिक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस हिस्से पर मालगाड़ियां राजधानी से भी तेज रफ्तार से चल सकेंगी। इस लाइन पर ज्यादा लंबी मालगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी। रेलवे का दावा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी चलाने से पैसे की भारी बचत होगी। DFCC भारतीय रेल में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसकी चर्चा भले ही लंबे समय से चल रही हो, लेकिन अब एक एक कर इसका एक एक सेक्शन शुरू हो रहा है। भले ही ये मालगाड़ियों के लिए समर्पित गलियारा हो, लेकिन एक बार मालगाड़ियां DFCC पर शिफ्ट हो जाएं, तो मौजूदा लाइन पर पैसेंजर ट्रेनों की भी रफ्तार काफ़ी बढ़ेगी और ये कुल मिलाकर भारत के लिए एक बड़ा इतिहास और बदलाव लाने वाला है। इस पर डबल स्टैक ट्रेन चलेंगी, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। अब ये सेक्शन जब आगे पालनपुर तक जुड़ जाएगा तो हमारे कांडला पोर्ट, हमारा मुंद्रा पोर्ट, हमारा पिपावा पोर्ट और अन्य पोर्ट इससे जुड़ जाएंगे। वहाँ से आने वाला अधिकतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रैफिक कंटेनर से होता है। अभी तक हम कंटेनर की एक सिंगल ट्रेन चलाते हैं। इंडियन रेलवे ने इनोवेशन करके उसको डबल स्टैक कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम डबल स्टैक कंटेनर की 2 ट्रेन एक साथ चलाएंगे। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने के विवाद में कांग्रेस भी कूद पड़ी और सड़कों पर उतर आई। इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस भी इस सियासी घमासान का हिस्सा बन गई और उसके कार्यकर्ता चांदनी चौक में इकट्ठा हो गए। ये लोग उस ओर बढ़ने लगे जहां हनुमान मंदिर था, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हालांकि मंदिर को फिर से उसी जगह बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हनुमान मंदिर गिराने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और दोनों पार्टियों के खिलाफ नारे लगाए।
ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ है और बेहद संवेदनशील भी है। इसलिए चांदनी चौक में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस वाले एक्टिव हो गए। उन्होंने उन्हें रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती वहां से हटाने लगे। पुलिस के अलर्ट पर होने की वजह से भले ही ये प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन मंदिर विवाद पर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार और बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाया। आप पार्टी और बीजेपी ने मिलकर इस मंदिर को तोड़ा है, ये एक सच्चाई है। हाई कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में हनुमान मंदिर गिराए जाने के बाद दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बीच पहले ही तलवारें खिंच चुकी हैं और कांग्रेस की एंट्री के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। इराक की सेना के 100 साल पूरे होने पर राजधानी बगदाद में एक कार्यक्रम किया गया। साल 1921 में इराक की सेना की स्थापना हुई थी और इस मौके पर राजधानी में हुए कार्यक्रम में जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सेना की परेड से हुई, जिसमें सेना की कई टुकड़ियां शामिल हुई। परेड की सलामी पीएम मुस्तफा अल कादिमी ने ली। सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने इस जश्न में अपना पूरा दमखम दिखाया। इस मौके पर सेना ने बगदाद की सड़कों पर अपनी गाड़ियों की परेड भी निकाली। सेना के इस दिन को वहां के लोगों ने भी धूमधाम से मनाया और जवानों को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी समेत कई मांगों पर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बस, ट्रक और ऑटो चलाने वाले लोग भी शामिल हुए, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोगों ने पूरे शहर में चक्का जाम कर दिया। ये नहीं, कुछ जगहों पर सड़कों पर टायर भी जलाए गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और तो और प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर बसों की छतों पर चढ़ गए और वहीं से नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शन से जुड़ी एक तस्वीर में एक आदमी सफेद रंग का कपड़ा पहना नजर आया, जिस पर गरीबी खत्म करो, गरीब नहीं नारा लिखा दिखाई दिया। इस दौरान एक आदमी ने मांग नहीं माने जाने पर बीवी बच्चों के साथ सड़क पर धरना देने तक की धमकी दे दी। ऐसा ना हो जहां जम्मू में हमें बीवी बच्चे लेके हमें रोड पे बैठना पड़े। ट्रांसपोर्ट यूनियन के इस प्रदर्शन से सड़कों से गाड़ियां नदारद रहीं, जिससे लोगों को सामान के साथ इधर उधर भटकना पड़ा। गाड़ी नहीं मिलने पर कुछ लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जेडीयू के बाद जीतन राम मांझी ने भी बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनका कहना है कि वो एनडीए से इस मुद्दे पर बात करेंगे। मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में बिहार के पटना से 6 लोगों को पकड़ा। ये गिरोह सरकारी और निजी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करता था। ये गैंग जो है ये पटना बिहार से ऑपरेट हो रही है। उसमें के 6 एक्यूज हमने पकड़े हैं। लद्दाख के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें गृह मंत्री ने इनकी कुछ मांगों पर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस समिति की कमान गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी संभालेंगे। इससे पहले लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की मूल पहचान से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और वहां की भाषा और संस्कृति को कश्मीर की तरह अलग पहचान मिले। लद्दाख के लोगों के विकास में हिस्सेदारी के समुचित समाधान के लिए जी कृष्ण रेड्डी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने सभी पोल्ट्री फार्म मालिकों को अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा कई जिलों में जांच के लिए टीमें भेज दी गईं। वहां जिन जिलों में पक्षियों की मौत के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उन जिलों में खास निगरानी भी बरती जा रही है। जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है गाइडलाइन की आपको क्या क्या करना है। इस अलर्ट के बाद पोल्ट्री फार्म मालिकों ने भरोसा दिलाया कि बर्ड फ्लू को लेकर वो भी सतर्क हैं। उन्होंने लोगों से बिना डर के चिकन खाने की भी अपील की। टीम जो हमारी डॉक्टर्स की आती, उनको ये गाइड दे दिया, भाई दिन में 3 बार संभालेंगे आप। पंजाबी गायक श्री बराड़ के गाने से गन कल्चर को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्री बराड़ उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में एंथम सॉन्ग बनाया था। कानून तो ना डरना एक कल्चर या फैशन बना के उसनू ग्लोरीफाई करना अति उसकी महिमा करने की कोशिश की गई। अकाली दल ने पंजाबी गायक की गिरफ्तारी के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि केंद्र सरकार के इशारे पे ये सब कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके के किसानी आंदोलन को कमजोर किया जाए।
यूपी के बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में तीसरे और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना के मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। मुख्य आरोपी सत्यनारायण की तलाश के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदायूं में एक महिला की गैंगरेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक दारोगा को भी निलंबित किया गया है। सीएम योगी ने इस केस में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के गोपालगंज में एक व्यापारी की हत्या से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जैम कर जोरदार हंगामा किया। बताया गया कि अवैध वसूली न देने पर व्यापारी को इलाके के बदमाशों ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद लोगों का आपा खो गया। वो शव को अस्पताल से हाईवे पर ले आए। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि लोग शव को खींचते हुए लाए और फिर उसे सड़क के बीचों बीच रखकर प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने वहां आगजनी भी की। सड़क बंद होने के बाद वहां एक के बाद एक गाड़ियां फंसती गईं और लंबा जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में अपराध चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन लापरवाह बना हुआ। जिले के कोई भी व्यवसायिक सुरक्षित नहीं है। वहीं हंगामा शांत कराने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पोस्ट कार्रवाई हम लोग करें। पुलिस के समझाने पर लोग शांत हो गए और बाद में जाम भी खुल गया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। श्रीनगर से हैरान करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी कमर तक धंसा हुआ बर्फ में चलने की कोशिश कर रहा है। वो एक डंडे की मदद से बर्फ में चलने की कोशिश करता दिखा। वहीं दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी से जूझ रहे लोगों की परेशानी बयां करने के लिए काफी है। इस तस्वीर में बर्फ में फंसी एक एम्बुलेंस दिखाई पड़ती है, जिसे लोग वहां से निकालने के लिए धक्का लगा रहे हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते। तो एम्बुलेंस में बैठे मरीजों को एक एक कर उसमें से निकाला जाता है और वहीं खड़े एक दूसरे ट्रक में बिठाया जाता है ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि एक शख्स कमर तक धंसी बर्फ में चलता दिखाई दे रहा है एक डंडे की मदद से। बर्फ काफी ज्यादा है और अब ये लोगों के लिए आफत बन चुकी है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में बर्फ इकट्ठी हो गई है काफी ज्यादा। सफेद मुसीबत ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि एम्बुलेंस जो कि आगे नहीं बढ़ पाती है इतनी बर्फबारी में, और ऐसे में जो एम्बुलेंस में लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको एक एक करके बाहर निकाला जाता है। तो जिंदगी पर भारी पड़ चुकी है सफेद आफत। हमारा यही कोशिश रहती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे मेन रोड्स क्लियर हो जाए। उसके बाद जहाँ से भी हमारे रजिस्टर्स कॉल्स आते हैं, चाहे वो लिंक रोड हो चाहे मेन रोड है, हमारी पहली प्रेफरेंस यही रहती है कि पेशेंट्स को हम जल्द से जल्द नियरेस्ट पीएचसी या रेफरिंग हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने के लिए अपनी गलती मान ली और कसम खाई कि वो सबक लेंगे और फिर ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। किम जोंग उन ने ये बात 5 साल में पहली बार हुई अपनी पार्टी की कांग्रेस में कबूली। जहां वो एक डायरी अपने साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंचे, एक पल के लिए भी किम जोंग उन ने वो डायरी नहीं छोड़ी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे उस डायरी में उनकी गलत नीतियों का पूरा लेखा जोखा संजोया हो। किम जोंग उन कांग्रेस में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनकी पार्टी के हजारों नेता उनके इंतजार में पहले से ही बैठे थे। जैसे ही उत्तर कोरिया के शासक हॉल में दाखिल हुए, सभी नेताओं ने खड़े होकर उनके स्वागत में तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। किम जोंग उन उठे और उन्होंने भरी कांग्रेस में सबके सामने बीते 5 साल में लागू की गई अपनी आर्थिक नीतियों के फेल होने की बात कबूल कर ली। किम जोंग उन के इस बयान के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में दिया गया है जब अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। कुछ ही दिनों में जो बाइडेन वहां कुर्सी संभाल लेंगे और अंदेशा है कि वो उत्तर कोरिया पर डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा सख्ती बरतने वाले हैं। अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से उत्तर कोरिया अमेरिका के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी गलत आर्थिक नीतियों को उत्तर कोरिया की खस्ता माली हालत के लिए जिम्मेदार ठहराकर किम जोंग उन ने इशारों में अमेरिका से दया की भीख मांगी है। यूपी और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीन के दूसरे दौर के ड्राई रन से पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्यों की तैयारियों पर चर्चा होगी और केंद्र इस पर अपनी राय रखेगा। इससे पहले 2 जनवरी को देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ था, लेकिन सभी जिलों में नहीं।
उससे भी पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों के 7 जिलों में ड्राई रन चला था। लव जिहाद कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया और दोनों राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से लव जिहाद कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई और उन पर रोक की मांग की गई, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश लाई है, जबकि उत्तराखंड में यह कानून 2018 में बन चुका है। राज्य सरकारें छोटी छोटी पॉलिटिकल चीजों को लेकर के आम पब्लिक के फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गहनता को देखते हुए नोटिस किया है। किसान आंदोलन में कनाडा के नेता के शामिल होने पर विवाद हो गया। किसान आंदोलन में कनाडा के नेता रमनदीप बराड़ के शामिल होने पर विवाद हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसानों से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया और उनके आंदोलन का समर्थन किया। 73 साल का बापू है, देख लो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम जेडे हजे भी पिंडा च बैठे हैं आ जाओ। जिसके बाद बीजेपी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया और कड़े तेवर दिखाए। कनाडा को भारत जवाब देगा, उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। जबकि आंदोलन करने वाले किसान इस बात से खुश दिखे कि कनाडा के एक नेता उनसे मिलने आए। बहुत अच्छा है भाई, साथ तो देना ही पड़ेगा ना सबको। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर बर्फबारी हुई, जिससे वहां मंदिर समेत कई घर बर्फ से ढक गए। मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में पारी और 176 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान की इस हार के बाद मुख्य कोच मिसबाह उल हक को उनके पद से हटाया जा सकता है। कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बात ये है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुसीबत की बर्फबारी में सेना के जवानों ने हौसला दिखाते हुए एक गर्भवती महिला की मदद की। सेना के जवानों को खबर मिली कि एक गर्भवती महिला बर्फबारी की वजह से अपने घर में ही फंसी हुई थी, जिसकी कल ही डिलीवरी होनी थी। महिला का पति पंजाब के पठानकोट में काम करता है। ये खबर मिलते ही सेना के जवान वहां पहुंचे और कई फीट जमी बर्फ में ही उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में माँ और बच्चे को घर लाने में भी जवानों ने मदद की, जिसके बाद उसके परिवार वालों और आसपास के दूसरे लोगों ने सेना के जवानों को इस मदद के लिए शुक्रिया कहा। तो ये सेना के जवानों ने गर्भवती महिला की मदद की। ये जवान न सिर्फ देश की हिफाजत करते हैं बल्कि लोगों की मदद के लिए भी आगे आते हैं और फरिश्ते बनकर ये इस महिला और उसके परिवार के लिए आए। दरअसल भारी बर्फबारी है और इस वजह से महिला अपने घर में ही कैद थी। और देखिए कि जो सेना के जवान हैं उन्होंने कई किलोमीटर पैदल रास्ता ही तय किया, महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद महिला और बच्चे की सुरक्षित वापसी भी उन्होंने करवाई और वापस उनको घर छोड़ा। उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बुना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुंचाया वहां तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से गिर रही सफेद आफत की वजह से तमाम रास्ते ठप पड़ गए। हजारों लोग घंटों तक रास्तों पर ही फंसे रहे, क्योंकि सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि गाड़ियों के चक्के फिसलने लगे। रास्ते बंद हुए और एक के पीछे एक गाड़ियां थमती चली गईं। आसमान से बर्फ रुई की तरह गिरती रही और चंद घंटों में दिन रात में बदल गया। जैम में फंसी गाड़ियों के ऊपर भी इतनी बर्फ जम गई कि हर गाड़ी सफेद दिखने लगी। कुदरत का यह नजारा जितना खूबसूरत है उतनी ही मुसीबतें बढ़ाने वाला भी साबित हुआ। जब आधा दिन गुजरने के बाद भी हालात नहीं बदले तो लोग गाड़ियां छोड़कर ही जाने लगे। 250 से 300 के करीब गाड़ी है। कुछ लोग तो चले गए हैं छोड़ के, लेकिन कुछ बेचारे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ बर्फबारी में मस्ती करने मनाली पहुंचे सैलानी मदद ढूंढने लगे। ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है पीछे। प्लीज आप जल्दी से जल्दी हेल्प भेजिए। लेकिन सैलानियों की मदद करने वाले भी आगे आ गए। कई लोगों को मुसीबत से निकालकर होटलों तक पहुंचाया गया। हमारी हेल्प की है, हमको गाड़ी से यहाँ छोड़ा है और बहुत ज्यादा ऊपर परेशानी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई एजेंसियों को केवल फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैनात कर दिया। फिर भी कई लोग ऐसे रहे जो मौसम की करवट लेने की उम्मीद में रास्तों पर ही डटे रहे। लेकिन मौसम के ऐसी ब्रेक फेल हुए तो
कि न तो बर्फबारी थमी न रास्ते खुल पाए। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने रास्ते खोलने में पूरी ताकत झोंक दी। खुदाई करने वाली मशीनों को बर्फ हटाने के लिए काम पर लगाया गया। बर्फ हटाए जाने के बाद भी फिसलन की वजह से रास्तों पर गाड़ी चलाना मुश्किल था। ऊपर से बर्फबारी भी थमी नहीं, इसलिए रास्तों से जितनी बर्फ हटाई जाती उतनी ही बर्फ आसमान से बरस पड़ती। हजारों लोग रास्तों पर फंसे रहे। एक तो रास्ते ठप, ऊपर से कड़ाके की ठंड, जितने कपड़े पहनो उतने कम। बर्फबारी देखने आए सैलानियों के लिए यह बर्फ मुसीबत बन गई। मनाली से लाहौल को जोड़ने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। अटल टनल को भी बंद कर दिया गया। सफेद चादर ओढ़े मनाली में बर्फ ने सब कुछ जमा दिया। दूसरे देशों की जगह हड़पने में माहिर चीन गीदड़ भभकी देने की अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से युद्ध की तैयारी का आदेश क्या मिला? चीन की सेना ने तो अपनी ताकत की झूठी नुमाइश शुरू कर दी और युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी कर उसने खुद को जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिखाने की कोशिश की। जल, थल और नभ तीनों जगह से उसने अपनी ताकत की नुमाइश की और उसके जरिए अपने दुश्मन देशों को गीदड़ भभकी देने की पुरानी चाल दोबारा चली। वीडियो में सबसे पहले चीन की वायुसेना के अभ्यास को दिखाया गया, जिसमें सैनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हजारों फीट नीचे छलांग लगाते नजर आए। इसके बाद उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की तैनाती और तैयारी दिखाने की कोशिश की और पड़ोसी देशों पर वहां से बारूद बरसाने का अभ्यास किया। गीदड़ भभकी की इस चाल में उसकी थलसेना भी पीछे नहीं रही। जवानों ने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े। इस ड्रिल में दुश्मनों के बनाए गए नकली ठिकानों पर तोपों और टैंकों से बम बरसाकर उसे तबाह करने का अभ्यास किया गया। चीनी मीडिया में ये वीडियो छाया हुआ है, जिसे वो जंग की तैयारी मानकर दिखा रहा है। दावा किया गया कि चीन की सेना ने ये युद्ध अभ्यास राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से युद्ध के लिए तैयार रहने के हुक्म के तुरंत बाद अंजाम दिया। मतलब साफ है कि चीन को खुद पर हमला होने का डर सता रहा है। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और इसकी अगुवाई पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने की, जो खुद एक ट्रैक्टर पर सवार हुए। उस ट्रैक्टर को कांग्रेस के ही एक नेता चला रहे थे। उनके पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी, जिन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। ये रैली कई इलाकों से होकर गुजरी। सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि इस रैली की वजह से ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। इससे पहले कल गांगुली ने खुद एक और दिन अस्पताल में रहने की इच्छा जताई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। वहीं इस मुकाबले में नवदीप सैनी को डेब्यू का मौका मिला है। यूपी के मेरठ में घर में घुसकर लड़की के रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला लड़का डीजे बजाकर लड़की के घर में घुस गया और डीजे के शोर के बीच रेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं एसएसपी ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में बरेली के एडीजी अविनाश चंद ने मुख्य आरोपी पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। इससे पहले बदायूं एसएसपी संकल्प शर्मा ने भी 25,000 के इनाम का ऐलान किया था। राजस्थान के टोंक में सिलेंडर लीकेज की वजह से लगी आग के बाद हुए धमाके में मकान की दीवारें टूटकर नीचे गिर गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम ने घर में लगी आग पर काबू पाया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब बस एक शिगुफा पर नहीं है। अमेरिका ने भी मान लिया है कि दक्षिण चीन सागर में उसकी चीन से जंग होकर रहेगी, इसलिए वहां की संसद ने रक्षा के क्षेत्र में मोटे खर्च की इजाजत देने वाले बिल को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए वीटो को भी पलट कर रख दिया। यानी अब अमेरिका अपनी सेना, हथियारों के जखीरे और रक्षा से जुड़ी चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाएगा। इस कानून के तहत अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में 74,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 54 लाख करोड़ का खर्च कर पाएगा और इसमें भी हजारों करोड़ डॉलर की रकम अकेले प्रशांत महासागर में उसकी मौजूदगी मजबूत करने के लिए की जाएगी। इस कानून में चीन को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 माना गया है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है और वहां पिछले कुछ साल से अमेरिका और चीन की ठनी पड़ी है। अगर युद्ध हुआ तो चीन प्रशांत महासागर के रास्ते ही अमेरिका पर हमला करेगा, इसलिए वहां अमेरिका तैयारी में जुट गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के कुछ बिंदुओं के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इसे वीटो भी किया था,
लेकिन सेनेट में उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने उनका साथ नहीं दिया और बिल के समर्थन में वोट कर दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी एयरपोर्ट करने की मांग की है। चिट्ठी में उद्धव सरकार ने दावा किया कि एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा की दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो चुका है। इस बीच सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने अलग रुख दिखाते हुए साफ किया कि नाम बदलना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नाम बदलने की विरोधी रही है। बाला साहेब थोराट ने ट्वीट किया और लिखा कि कोई भी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलती है। भारतीय संविधान के मूल तत्व में है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। पर मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, सामाजिक सौहार्द बचा रहे, इसके लिए किसी भी शहर का नाम बदलने पर हमारा विरोध है। सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालक किसी भी शहर का नाम नहीं बदले। सरकारी कामकाज कानून के दस्तावेज के आधार पर चलते हैं, उसका ध्यान रखें। शहरों का नामकरण करने का कार्यक्रम महाविकास अघाड़ी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनावों के वक्त ही नाम बदलने की याद क्यों आ रही है। हर चीज के लिए केंद्र सरकार की ओर अपनी नजरें उठानी है। इस प्रकार से ये सरकार लगातार करते आई है। मेरा सवाल इतना ही है, केंद्र सरकार तो ज़रूर नाम देगी, लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि इस प्रकार का प्रस्ताव करके भेजने के लिए औरंगाबाद संभाजीनगर का चुनाव यही क्यों उनको दिखता है, चुनाव के समय ही ऐसा निर्णय क्यों लेते। नूरा कुश्ती शिवसेना में और कांग्रेस में चल रही है। शिवसेना कहेगी कि भाई नाम बदलो, कांग्रेस कहेंगी मत बदलो, फिर वो कहेंगे हमने तो केंद्र सरकार को भेजा है। तो ये सारी चीजें जो है एक नाटक कंपनी है, नौटंकी चल रही। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या समुदाय से जुड़े मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज़ 18 के ऋषभ मणि की रिपोर्ट है कि एटीएस की टीम ने इस मामले में यूपी के कुछ जिलों समेत 3 राज्यों में छापेमारी की और म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक नाम के एक आरोपी को यूपी के खलीलाबाद से गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने बताया कि रोहिंग्या समुदाय से जुड़ा अजीजुल हक अपनी मां, बहन और भाइयों के साथ भारत में अवैध तरीके से रह रहा था, जिसके पास से 2 भारतीय पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और बैंक की 5 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद करने का दावा किया गया। इसके अलावा उसके बैंक खातों में आए पैसों की भी जांच एटीएस कर रही है, क्योंकि जांच टीम को शक है कि मामला टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हो सकता है। एटीएस की अभी तक पड़ताल में साफ हुआ है कि इसी पासपोर्ट पर उसने 2 विदेश यात्राएं की हैं और अजीजुल हक के बैंक खातों में कई अन्य देशों से रकम भी आई है। बर्ड फ्लू की वजह से मध्य प्रदेश ने दक्षिण भारत से मुर्गों की खरीद पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केरल समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से मुर्गियां खरीदने पर रोक लगा दी। 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। खतरा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने भी इसे रोकने के लिए कमर कस ली। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए केरल और हरियाणा के प्रभावित इलाकों में टीमें भी तैनात कर दी गईं। हर राज्य तैयार है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 2 दिन के दौरे पर मिजोरम जाएंगे। वहां वो म्यांमार बॉर्डर पर तैनात जवानों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रिटायर्ड इंजीनियर ने कुछ बदमाशों पर घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन लोगों ने लूट के दौरान उन्हें मारा और फिर बंधक भी बना लिया। इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फोन्स हैं, उसको ये लेके चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वर्चुअल शुरुआत होगी। ये फेस्टिवल 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कई हस्तियां शामिल होंगी। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम पर एक ट्वीट भी किया और शाहरुख खान के भी इसमें शामिल होने पर खुशी जताई। यूपी के जौनपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रास्ते को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि दोनों पक्ष के लोग हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रास्ते को लेकर हुए इस विवाद में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चले। दोनों गुटों की कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। सभी पर खून इस कदर सवार था कि बीच बचाव की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। महिलाएं और बच्चे भी हाथ आजमाने में पीछे नहीं रहे। रास्ते का विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों से
रोहतक से मुकदमा लिख दिया गया है। मारपीट की इस घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इटली के लाजियो से भारी बर्फबारी के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वहां भारी बर्फबारी के बाद जब सभी रास्ते बंद हो गए और लोग अपने घरों में कैद हो गए तो उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुंची। इन्होंने उन सभी को वहां से सुरक्षित निकाला। लाजियो से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो उस पूरे इलाके ने बर्फ का कंबल ओढ़ लिया। हर तरफ सफेदी और धुंध, ऊपर से लगातार गिरती बर्फ के बीच फंसे लोग, जिन्हें बचावकर्मी हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर तक लाते दिखे। इसके बाद उन सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। बर्फ की आफत से बचने के बाद उन सभी ने राहत की सांस ली। लखनऊ के विभूति खंड का इलाका कल देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वहां मऊ के ब्लॉक प्रमुख के पति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजीत सिंह नाम के जिस शख्स की हत्या हुई वो मुख्तार अंसारी का करीबी बताया गया। पुलिस के मुताबिक उसे कुछ दिनों पहले ही मऊ से जिला बदल किया गया था। कल रात अजीत सिंह जैसे ही लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पहुंचा, वहां उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मारे गए अजीत सिंह के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली में किस क्लास में स्कूल बैग का कितना वजन होगा, ये दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे के बैग का वजन पहले से ही तय होगा और सभी स्कूलों को स्कूल बैग के वजन की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी, जिसके मुताबिक प्री प्राइमरी क्लास में बच्चों को बैग नहीं लाना होगा। वहीं पहली से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल बैग का वजन अलग अलग होगा। इसके अलावा हर कक्षा के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा ताकि बच्चों को हर रोज बहुत सारी किताबें स्कूल न लानी पड़े। यह भी साफ किया गया कि सभी स्कूलों में सिर्फ SCERT और NCERT की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी और उनकी संख्या भी तय होगी। ये दिशा निर्देश दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा। बदायूं गैंगरेप और हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के बदायूं के एक मंदिर में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात पर राष्ट्रीय महिला आयोग हरकत में आ गया। मामले की जांच के लिए दिल्ली से आयोग की एक सदस्य को वहां भेजा गया। मेरी एक मेंबर जा रही है, देखेंगे कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में 3 आरोपी हैं, जिनमें एक मंदिर का महंत है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मुख्य अभियुक्त अभी फरार है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के साथ ही न्यूजीलैंड रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पर है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट में नंबर 1 बनी है। टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे पायदान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। इस याचिका में आगे होने वाले चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की गई थी। कोरोना संकट अभी टला नहीं है, लेकिन मुंबई में बेस्ट की बसों में कोरोना नियमों को नजरअंदाज करने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि वहां लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकते हैं। इस वजह से बसों में बेतहाशा भीड़ हो रही है। बस पूरी भरी हुई है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बसों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोगों ने राज्य सरकार से लोकल ट्रेनों को सभी के लिए जल्द चलाने की मांग की। बस भी में थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, ट्रेन में भी डिवाइड, तो पब्लिक का भी इतना रस नहीं होगा। कृषि सुधारों का विरोध कर रहे किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। किसान आज ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों का ये मार्च सुबह 11 बजे से शुरू होगा। किसान नेताओं के मुताबिक ये मार्च गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले किसान मार्च की एक झलक होगा। किसान ये मार्च तब कर रहे हैं जब कल उनकी सरकार से फिर बातचीत होनी है। 4 जनवरी को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी, जबकि उससे पहले 30 दिसंबर को हुई बातचीत में पराली जलाने को लेकर बने कानून में बदलाव और बिजली अधिनियम को लेकर दोनों पक्षों में रजामंदी हुई थी। जयपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक ही भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पलट गया। ये दर्दनाक हादसा जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुआ, जहां चावल की बोरियों से लदा वो ट्रक एक मोड़ पर बेकाबू हो गया।
हादसे के वक्त उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका ड्राइवर उसे संभाल ही नहीं सका। हालांकि कुछ लोगों ने उसे पहले ही देख लिया और वो अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन उस ट्रक के आगे मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जा रहे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और वो उसकी चपेट में आ गए। उस ट्रक के पलटने से उस पर लदी चावल की बोरियां उन लोगों पर गिर गईं, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई और लोगों ने तुरंत उन बोरियों को हटाना शुरू किया ताकि उनके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन 3 लोगों ने इस हादसे में वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक के पलटने से हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जैम भी लग गया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।